हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? मूवीशाला प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम लोग मूवीशाला प्लेटफॉर्म के अंतर्गत एक यूपीएससी, यूपीपीसीएस 2021, बीपीएससी, अदर स्टेट पीसीएस के एग्जाम को रिक्वायरमेंट देखते हुए एक पॉलिटी के सेक्शन के तहत आपके साथ उपस्थित हुआ हूं। आप देख सकते हैं, आप इन एग्जामों की अगर तैयारी करते हैं तो मूवीशाला प्लेटफॉर्म के अंतर्गत इन कोर्स से जुड़ते हुए अदर कोर्स से भी जुड़ सकते हैं। बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे फैकल्टीज ने नए नए कोर्स इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे लॉन्च किए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, ये पॉलिटी सेक्शन के अंतर्गत है, जो है भारतीय संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि या ऐतिहासिक विकास की बात करेंगे। हाँ, तो पृष्ठभूमि क्यों पृष्ठभूमि है, क्यों आपको इनकी जरूरत पड़ी रेगुलेट करने की, जिसे कहते हैं कानून बनाने की। जैसे भारत में जब राजतंत्र था, मुगल प्रशासन के समय या मुगल काल के समय क्या है, अंग्रेजों का भारत में आगमन होता है। आप देखेंगे धीरे धीरे उन्होंने यहाँ की व्यवस्था को रेगुलेट करना शुरू किया, अंग्रेजों ने ब्रिटेन की व्यवस्था के तर्ज पर। और आप देखेंगे जब अंग्रेज भारत आए थे तो क्या था, एक व्यापारी के रूप में आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। आपको वास्को डी गामा से अगर शुरुआत करते हैं, वास्को डी गामा सबसे पहले आते हैं। आप देखेंगे तो क्या होता है, वास्को डी गामा से भी पहले आते हैं, कुछ जमीन स्थल से आते हैं, कुछ समुद्र स्थल से आते हैं, लेकिन वो हम लोग हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से उन चीजों को देखते हैं। आप देखेंगे लेकिन वास्को डी गामा के साथ से कहानी शुरुआत होती है भारत में अंग्रेजों के आगमन की व्यापार के रूप में, आप सभी लोग जानते होंगे। तो आप देखेंगे उसी क्रम में आने के बाद भारत में जब अंग्रेजों ने व्यापार के साथ साथ क्या था, यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था को भी अपने हाथों में लेना शुरू किया। शुरुआती चरण में था, कंपनी आई 1600, जिसे कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। तो उन्होंने क्या किया था, व्यापार करने के लिए आई थी और धीरे धीरे कंपनी ने अपने व्यापार के साथ यहाँ की राजनीति में भी हस्तक्षेप ऐसे करना शुरू किया, व्यापार के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए। तो शुरुआती चरण में आप देखेंगे जो ये रेगुलेटिंग एक्ट आए थे, इन्होंने क्या काम किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक जो कंपनी के जो नियम थे उनको नियंत्रित करने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के लिए कार्य शुरू किया था। साथ ही भारत के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में उन्होंने कुछ चीजें रेगुलेट करना शुरू की थी। उन्होंने ये शुरुआत मानी जाती है भारत में कानून की एक विधिक फॉर्म में कहेंगे रेगुलेट, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, रेगुलेट करना, कि इसीलिए कहा जाता है 1773 का जो अधिनियम आता है जिसे रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें, अगर आप इन सभी चीजों को पढ़ना चाहते हैं तो आप देखेंगे हमारा कोड है अनुज 6684। कोड को यूज करते हुए आप इस सेक्शन के साथ साथ अदर सेक्शन भी आने वाले समय में देख सकते हैं। तो इस क्रम में हम बात कर रहे हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की हमने आपको बात बताई कि भारत में कहीं ना अब एक संवैधानिक विकास की क्रम की प्रक्रिया आपको दिखाई पड़ेगी। जो 1947 के बाद भारत स्वतंत्र होता है, इन सभी एक्टों को भी उसमें समाहित, जो चीजें भारत के संविधान, भारत के लोगों के लिए, भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और अन्य विविधता को ध्यान में रखते हुए यहाँ से जो चीजें उन्हें लगी, हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं को उन्होंने अपने संविधान में उनको स्थान दिया। तो इस क्रम को देखते हुए आप देखेंगे कि किस तरीके से इसका एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। पॉलिटी सेक्शन के अंतर्गत आप इनको मॉडर्न हिस्ट्री में भी देख सकते हैं, हिस्ट्री सेक्शन के अंतर्गत भी इन चीजों को दिखाई पड़ेंगी। तो इस क्रम को देखते हुए अगर हम आगे बात करें तो देखेंगे हाँ, तो ये है आपका रेगुलेटिंग एक्ट। आप देखेंगे पहले बंगाल में शुरुआत होती है, बंगाल से आप देखेंगे बंगाल में गवर्नर जनरल की शुरुआत होती है कहीं ना कहीं। तो आपको ये वारेन हेस्टिंग्स का चित्र है, ये रेगुलेटिंग एक्ट है। आप देख सकते हैं 1773 के संदर्भ में आप इन चीजों को बेहतरीन तरीके से देख सकते हैं अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस क्रम की अगर बात करें तो आप देखेंगे कि ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का आया हुआ था, और ये 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया हुआ था, ये ब्रिटेन की संसद द्वारा पारित करके भारत में कानून और क्या है, कंपनी को नियंत्रित करने के लिए, कंपनी के कार्यों को अपने हाथ में लेने के लिए इन्होंने ये कार्य शुरू किया था। क्योंकि कंपनी के यहाँ व्यापार के साथ साथ
राजनीति में भी उनके हाथ अब देख सकते थे। उन्होंने व्यापार के क्षेत्रों में बहुत सारे करप्शन, बहुत सारी चीजें ऐसी आना शुरू हो गई, जिससे मजबूरन होकर वहां की जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ और क्या है, एक रेगुलेटिंग एक्ट भारत में लागू होता है। ब्रिटेन की संसद इसे पारित करती है। इस क्रम में अगर पहले पॉइंट पे आए तो देख सकते हैं ब्रिटिश संसद, ये कार्य ब्रिटिश संसद द्वारा किया गया था। आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए तो इस क्रम में भी देख सकते हैं कहां पारित हुआ। इस क्रम की बात करेंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को कारण बंगाल में क्या हुआ था, जो है कुप्रशासन हो गया था। हमने आपको बताया कि क्या था, प्रशासन में भ्रष्टाचार हो गया था। इससे उपजी परिस्थितियों को नियंत्रित करने के लिए कंपनी ने के हाथों से राजनीतिक शक्ति अब क्या है, ब्रिटेन की संसद ने अपने हाथ में लेने के लिए यह रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लाया गया था। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि 1773 का एक्ट क्यों लाया गया था, तो आपको आंसर देना है। क्या ऐसे कारण थे, उनमें से एक कारण आप इसको भी देख सकते हैं पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस क्रम को बात करेंगे 1773 के संदर्भ में, और आप देखेंगे भारत में भी क्या था। अगर आप थोड़ी सी कहानी देखेंगे, थोड़े संवैधानिक विकास क्रम को देखेंगे, है तो बड़ा नीरस, लेकिन क्या है, रटना है, कुछ चीजें समझनी है। अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री आपको नीरस लगती है तो पॉलिटी सेक्शन के अंतर्गत को समझने की कोशिश करें। तो किस तरीके से आपको इन चीजों को देखना है। तो भारत में क्या था, भारत में भी उन्होंने यहाँ के कानून निर्माण की प्रक्रिया का हिस्सा बनना शुरू हो गए थे, क्योंकि राजनीति में हिस्सा बनना शुरू हो गया था कि राजनीतिक व्यवस्था में क्या था, कुप्रशासन आ गया था, अव्यवस्था आ चुकी थी। इसी अव्यवस्था के कारण इन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया था कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित कर रहे हैं, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ वो भारत के शासन को भी नियंत्रित करने की प्रक्रिया यहीं से आपको शुरुआत दिखाई पड़ेगी। आप देखेंगे इस क्रम में तो देखेंगे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए जरूरत के साथ साथ ब्रिटिश संसद ने क्या किया था, ब्रिटिश संसद ने यह महसूस हुआ कि ब्रिटिश संसद 1773 में जो है रेगुलेटिंग एक्ट पारित कर दिया गया। तो यही चीज आप देख सकते हैं। और ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध में प्रत्यक्ष रूप से यह पहला उठाया गया कदम था। ये पहला ऐसा कदम था प्रत्यक्ष रूप से किया क्या कि हम रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से भारत के शासन को यहां से नियंत्रित करेंगे या उनके लिए कानून बनाएंगे, कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी नियंत्रित करेगी। लेकिन वास्तविकता ये थी कि धीरे धीरे राजनीतिक शक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटेन की संसद या ब्रिटेन क्राउन के अंतर्गत इसको सौंपना था। तो पहले एक्ट के तहत यह कार्य नहीं हो पाया तो उन्होंने दूसरा एक्ट पारित किया। धीरे धीरे उन्होंने एक्ट पारित करते करते अंततः 1857 की क्रांति होती है। आप देखेंगे फिर 1858 में एक तो देखेंगे एक चार्टर होता है, एक सबमिट होती है, उसमें सीधे सीधे क्राउन के हाथों में पूर्ण रूप से शासन चला जाता है। तो इस क्रम की प्रक्रिया को देखेंगे, वहां से फिर एक अधिनियम की प्रक्रिया शुरू होती है। तो इस क्रम को देखते हुए आप देखेंगे कहीं ना कहीं शुरुआत होती है। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से कुछ पॉइंट और देखते हैं। इस क्रम में अगर बात करें तो आप देखेंगे हाँ, ये था पॉइंट, कुछ भी आगे पीछे स्लाइड हो गई थी, आप देखेंगे। तो इस क्रम की बात करें अगर देखेंगे तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के संदर्भ में तो हमने आपको बताया कि क्या है, ये ब्रिटिश संसद द्वारा, ब्रिटिश सरकार द्वारा 1773 में उठाया गया पहला कदम था। आपसे पूछा जाएगा ऐसा पीटी पॉइंट ऑफ व्यू में, जिसके अंतर्गत क्या होगा, कंपनी के कार्यों को नियंत्रित और नियमित किया गया। तो इस क्रम को आपको पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये सारे सेक्शन आप देखेंगे, इन्हें मेंस और पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं। ठीक है, इन्हीं सब चीजों को आपको लिखना भी है, चाहे मेंस हो पीटी में आपको आंसर देना है और मेंस में इन चीजों को आपको लिखना है। और किसी इंटरव्यू में पूछा जाए तो आप अपने स्किल के साथ इसका आंसर देना है। तो इन्हीं सब चीजों को देखना है। तो इससे पहले आप देखेंगे ब्रिटिश संसद सरकार द्वारा क्या किया था, 1767 में केवल कंपनी के कार्यों में हस्तक्षेप करने के लिए कहते हुए 40 लाख की वार्षिक आय में क्या किया था, 10% का हिस्सा तय किया था। ऐसा आपसे रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से ऐसे पूछा जा सकता है पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से कि ब्रिटिश सरकार इससे पहले
किस तरीके के हस्तक्षेप ईस्ट इंडिया कंपनी में करती थी, तो हुआ कि 1767 का समय जब आया तो कंपनी के कार्यों में उन्होंने हस्तक्षेप करना शुरू किया। और देखेंगे कि कंपनी की वार्षिक जो आय थी तो 40 लाख की, तो उसमें क्या किया था, 10% अपना हिस्सा तय कर दिया था कि हमें 10% इसका चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक टैक्सेशन की प्रक्रिया कहते हैं कि हमें 40 लाख पे 10% चाहिए। तो इस क्रम को देख सकते हैं। इस क्रम में अगर हम बात करें तो ऐसे हम आगे बढ़े अगर और भी, तो आप देखेंगे कि आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। आपसे एक क्वेश्चन पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार पूछा भी जा चुका है कि प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग पूछा गया है। जो है राजनीतिक कार्यों को मान्यता कब मिली, प्रशासनिक कार्यों को मान्यता कब मिली, दोनों को एक साथ हो सकता पूछ लिया जाए आपसे। तो पूछा जाए आपसे कि किस अधिनियम के तहत जो है किस अधिनियम के तहत जो है भारत में क्या है कंपनी को प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता प्रदान की गई। तो आपसे क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है, किसी भी समय आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। और इसके द्वारा क्या हुआ था, इसके द्वारा न्यायालय को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में ब्रिटिश क्षेत्रों में दीवानी, फौजदारी और समुद्री सेना चर्च संबंधी सुनवाई मामलों पर सुनवाई करने का अधिकार दे दिया गया। आप देखेंगे ये कोर्ट स्थापित किया गया था, आपको पता होगा। इस कोर्ट के माध्यम से अब क्या किया गया था, जो है न्यायालय के कार्य क्षेत्र अब बढ़ा दिए गए थे, ज्यूरिडिक्शन क्षेत्र को। तो देखेंगे बंगाल और बिहार की बात है और उड़ीसा के ब्रिटिश क्षेत्रों पर दीवानी, फौजदारी आप देखेंगे और समुद्री सेना चर्च संबंधी मामलों पर भी, क्योंकि चर्च संबंधी मामलों पर उस समय आपसे कहा था कि अभी शुरुआत क्या था, हम लोग उस दौर में थे, रेनेसा का काल खत्म होता, रेनेसा के काल से हम लोग पुनर्जागरण के दौर से निकलते हुए आगे बढ़ रहे थे। तो उस क्रम में क्या था, अभी भी चर्च का कहीं ना कहीं हस्तक्षेप था। अगर आप इस क्रम की बात करेंगे तो आज भी आप देखेंगे, चाहे यूरोप हो, चाहे इंडिया हो, चाहे किसी भी भारत, धर्म का क्षेत्र आप ऐसा है कि आपको प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य क्षेत्रों में आज भी कुछ ना कुछ दिखाई पड़ता है। जबकि आज हम क्या हैं, विज्ञानवाद के युग में हैं, आज हम आधुनिक युग में हैं। इसके बाद भी तो धर्म है, आप देखेंगे धर्म हमेशा क्या है, मानवता की बात करता है। तो उस संदर्भ में भी आप देखेंगे नैतिक पक्ष से कहीं ना कहीं आप भी आज भी धर्म क्या है, राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों से जुड़ा हुआ है। इस क्रम को आप देखते हुए अपने आंसर को देख सकते हैं, लिख सकते हैं, आंसर दे सकते हैं इस क्रम के। तो आप देखेंगे कि चर्च ने इस न्यायालय में बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी, फौजदारी और दीवानी फौजदारी कानून में आप देखेंगे भारत में क्या था, उन्होंने यहाँ पे क्या था, सिर्फ जो कानून थे सभी कानूनों को आप देखेंगे, चाहे हिंदू लॉ हो, चाहे मुस्लिम लॉ हो, उन्होंने क्या काम किया था, उनको छेड़ा नहीं, उन्होंने सिर्फ उसको उसी रूप में जो है कोडिंग या लिखना शुरू कर दिया था। आप देखेंगे जो भी आप अधिनियम बने हुए हैं, उन्होंने किसी भी क्षेत्र में उन चीजों को क्या किया था, वहां की सामाजिक व्यवस्था में कोई छेड़छाड़ नहीं की थी। भारत के दीवानी हो चाहे फौजदारी हो, उनको बस एक लिपिबद्ध संहिताएं तैयार कर दी कि हम भारत की सामाजिक संरचना में उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया, बस इन्होंने ये ऐसे कार्य किए कि हम इनके माध्यम से ये कार्य करेंगे। तो आप देखेंगे इस क्रम की अगर बात करेंगे, न्यायालय को कोलकाता नगर में कारखाना जिसे कहते हैं फोर्ट विलियम, आपको ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया होगा, आप देखेंगे उसके द्वारा आप देखेंगे क्या था, इसके अधीन अन्य कारखानों के लिए अभिलेख अदालत बनाया गया। तो आप देखेंगे फोर्ट विलियम जो बनाया गया था कहीं ना कहीं न्यायालय के रूप में, तो क्या था, जो कलकत्ता नगर के कारखाने थे और अन्य कारखाने, इसके लिए इस नगर को या इस न्यायालय को क्या किया था, अभिलेख न्यायालय कहते हैं। और यही अभिलेख अदालत आप देखेंगे आपके संविधान में भी दिखाई पड़ती हो कि अभिलेखी न्यायालय है। अभिलेख क्या होता है तो देख सकते हैं, अभिलेख की बात करेंगे तो अभिलेख वो हैं जो कानून न्यायालय में जज जो सुनवाई करने अपने न्याय देता है या जो सुनवाई के दौरान अपना निर्णय देता है अभिलेख के रूप में, उनको उस रूप में आने वाले समय में क्या करते हैं, दूसरे जज अपनी न्यायिक प्रक्रिया में अभिलेखी न्यायालय के साथ उसको देते हैं। उनकी जो पिछले निर्णय हैं उनको भी अपनी सुनवाई के दौरान उनकी निर्णय को भी ध्यान में रखते हुए अपना निर्णय देते हैं, उनको लिपिबद्ध किया जाता है, वो निर्णय होते हैं। और अभिलेखी न्यायालय में आप बात करेंगे, अभिलेखी न्यायालय के तहत जो है इसके खिलाफ कोई भी अगर कोई अभिलेखी न्यायालय के खिलाफ कोई अगर कुछ बोलता है, लिखता है, तो क्या किया जाता है, उसको सजा का प्रावधान है भारतीय संविधान में, आप देख सकते हैं इस क्रम में। तो आगे बढ़ेंगे, इस क्रम की अगर बात करेंगे तो देखेंगे अन्य क्षेत्रों में
रेगुलेटिंग एक्ट के आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर, तो आप देखेंगे कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा उठाया गया पहला ऐसा कदम था। आपसे पूछा जाएगा ब्रिटिश सरकार द्वारा ऐसा पहला कदम कौन सा था, जिसमें क्या था, कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित किया गया। नियमित का मतलब है कि अब क्या है, नियंत्रित तो करने की प्रक्रिया शुरुआत से कर दी थी उन्होंने 1767 या इससे पहले की प्रक्रियाएं थी, आप देखेंगे। ठीक है, नियंत्रित करने का कार्यक्रम ये था कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी तो क्या था, वहां से एक आज्ञापन पत्र लेके आई थी, तो वो तभी से नियंत्रित में थी। लेकिन अब क्या था, वो एक वहां के जो है अधीन राजा द्वारा दिया गया एक उनको आदेश या उनको लिखित पत्र था। लेकिन आगे चल के ये रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से इन चीजों को आगे लाया गया। भारत के संविधान या भारत के लोगों के लिए भी आप देख सकते हैं कि हम कंपनी के साथ साथ भारत के लोगों पर भी ये क्या करेंगे, अब हम यहां से करेंगे कि आप भारत के लोग, आप राजनीतिक हस्तक्षेप कर रहे हैं, प्रशासन संबंधी हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो किस तरीके से रेगुलेट करेंगे। तो यही काम ब्रिटिश संसद ने अपने हाथों में लिया हुआ था। इस क्रम की बात करें तो ब्रिटिश संसद के द्वारा उठाया गया ऐसा पहला कदम था जहां कंपनी के कार्यों को क्या किया गया था, नियमित और नियंत्रित किया गया था। आप इसको देख सकते हैं, पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इसी एग्जाम में 2021 के संदर्भ में भी आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि इससे पहले ब्रिटिश सरकार ने आपको बताया था कि ये पॉइंट दोबारा रिपीट हो गया है, इसे काट देते हैं। इस क्रम की अगर बात करें, इसके द्वारा क्या कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता मिली। आपसे क्वेश्चन कभी भी पीटीपी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। अगर बात करें इसके द्वारा क्या था, प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को धीरे धीरे भारत में अब क्या था, वहां से प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों के लिए अब एक गवर्नर जो आते थे उनको रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कार्य करना था। उनकी एक जो थी समिति थी, उनकी सभा में कौन लोग शामिल होंगे, ऐसा निर्णय गवर्नर को दिया गया। ब्रिटिश संसद द्वारा ऐसे कानून बनाए गए थे। तो आप देखेंगे इसके द्वारा इस पहली बार प्रशासनिक राजनीतिक कार्यों को जो मान्यता मिलती है, उसमें आप देखेंगे इसके द्वारा वार्षिक आय में 10% अपना हिस्सा तय किया गया था। ऐसा क्वेश्चन आपसे पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से या कहें यूपीएससी आपसे ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपसे पूछ सकती है, क्योंकि इसी टाइप से क्वेश्चन आपसे यूपीएससी पुट आउट करती है। पीसीएस के संदर्भ में अगर देखेंगे, पूछ सकता है कि प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता कब मिली, या अपना 10% कितना हिस्सा तय किया था आपने, रेगुलेटिंग एक्ट की बात करेंगे तो ये भी आपसे पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। इतने संदर्भ में स्टेट पीसीएस की बात करें, वार्षिक के संदर्भ में बात कर रहे हैं, ये सभी पॉइंट आपसे ये यूपीपीसीएस के संदर्भ में पूछा जा सकता है। अगर आप बीपीएससी दे रहे हैं तब भी आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं क्या है, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूपीएससी भी पूछ सकती। ऐसा कहीं कुछ लिखा नहीं है कि यूपीएससी नहीं पूछ सकती, यूपीएससी ने भी ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं इस क्रम में। अगर बात करेंगे इसी क्रम को अगर हम आगे बात करें तो देख सकते हैं कि इस एक्ट द्वारा क्या किया गया था, मद्रास और बंबई के जो गवर्नर थे पहले क्या कर दिए गए थे, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था। आप देखेंगे बंगाल के जो गवर्नर थे वो भी अब गवर्नर जनरल के रूप में जाने लगे थे। पहले क्या था, बंगाल का गवर्नर था, मद्रास का गवर्नर था, बंबई का गवर्नर था, लेकिन अब बंगाल का एक गवर्नर जनरल बना दिया गया और इन गवर्नरों को इसके अधीन ला दिया गया था। ऐसी व्यवस्था इसके तहत की गई थी। इससे पहले आप देखेंगे बंगाल, जो मद्रास और बंबई के गवर्नर एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। आपसे क्वेश्चन यूपीपीसीएस और बीपीएससी अदर स्टेट की बात होगी, ठीक, में पूछे जा सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा पूछे गए हैं, तो आप इन्हीं चीजों को इस तरीके से तैयार करना है। आप देखेंगे कि तथा वे सीधे अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र थे। कब, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से पहले की बात है ये। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब सभी गवर्नर क्या थे, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिए गए थे। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये गवर्नर ही रहे, ऐसा नहीं कि इनको पद की हायरार्की सम्मिल, लेकिन अब क्या है, एक गवर्नर जनरल बनाया गया और उस गवर्नर जनरल के माध्यम से इन गवर्नरों को उनके अधीन कर दिया गया, इनके प्रति उत्तरदायी हो गए, क्योंकि कोई भी निर्णय इनके माध्यम से या इनकी स्वीकृति के बाद आप आगे बढ़ सकते थे। इस तरीके के ऐसे प्रावधान
1973 के एक्ट में किए गए थे। अगर आगे बात करें इसी क्रम में, अब क्या किया गया था कि 500 पाउंड अंशधारियों के स्थान पर क्या कर दिया गया, 1000 पाउंड के अंशधारियों को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन लाया गया था। ठीक है, आप देखेंगे क्या किया गया था, 24 सदस्यों की गवर्निंग बॉडी को चुनने का अधिकार दिया गया। ऐसा इन्हें गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया कि आप इनको अपनी 24 सदस्यीय जो क्या है गवर्नर है, तो अपना प्रशासन राजनीतिक कार्यों को चलाने के लिए भी कार्य चाहिए, एक लोग चाहिए थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, 500 के अंशधारी नहीं, 1000 पाउंड के जो अंशधारी थे, कहाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी में या अदर आप देखेंगे, उस आधार पर उन्होंने क्या था, जो है राजनीतिक अराजनीतिक की प्रक्रिया शुरुआत होती है। इस क्रम को देख सकते हैं। तो 1000 पाउंड के अंशधारियों को अब इसमें क्या ला दिया गया, अब 1000 पाउंड के अंश कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के 24 सदस्य की गवर्नर बॉडी थी। ये गवर्नर बॉडी गवर्नर जनरल के बंगाल के अधीन काम कर रही थी, तो इनके चुनने का ये अधिकार दिया गया था। ऐसा आपसे क्वेश्चन पीटी में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने नए क्वेश्चन है। आप देखेंगे बहुत सारे आपको नए क्वेश्चन दिखाई पड़ रहे हैं, नए पॉइंट दिखाई पड़ रहे होंगे। आप रेगुलेटिंग एक्ट की एक संवैधानिक विकास की पूरी एक किताब है, उसमें से वो क्या पूछ सकता है क्या नहीं पूछ सकता, आपको यही तय करना है। हालांकि आपसे कहा जाता है कुछ खास पॉइंट तैयार, आप देखें चाहे एनसीईआरटी हो, चाहे पॉलिटी सेक्शन हो, चाहे हिस्ट्री सेक्शन हो, बहुत सारे पॉइंट हैं लिमिट एरिया में लिखे होते हैं। क्योंकि एक संवैधानिक विकास के क्रम की बात करेंगे तो काफी लंबे समय, बहुत सारे एक्ट हैं, बहुत सारी लंबी प्रक्रिया है, बहुत सारे एक्ट पास किए गए, बहुत सारे कानून हैं बनाए गए। तो उस क्रम में आप देखेंगे आपको कुछ पॉइंट मेन आपके सामने हम ये चीजें बता रहे हैं। हो सकता है इसके बाद भी कुछ पॉइंट हो, आप उनको कहीं अलग से भी तैयार कर लें, कि जरूरी नहीं। हमने ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो पॉइंट बहुत जरूरी हैं, जो हमें लगता है कि ये नए हैं, बच्चों के सामने नए क्वेश्चन बन के सामने आ सकते हैं, उनको ऐसे बहुत सारे पॉइंट हो सकता है छूट सकते हैं जो आप पहले से पढ़े रहे हो सकता है आपको पता हो कि ये सर ने नहीं बताया। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, कुछ पॉइंट ऐसे कि जो बहुत कॉमन है, छूट गए हों, क्योंकि बनाते वक्त क्या है, बहुत सारी चीजें तैयार करते वक्त आपको लगता है कि जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, हमको प्रेजेंट टाइम के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीजों को तैयार करना होता है। तो इस क्रम की बात करेंगे, इसमें लिखा हुआ है क्या, क्योंकि आप देखेंगे बहुत सारे संवैधानिक एक्ट की बात करेंगे, किसी संवैधानिक एक्ट की कोई नोट्स देखेंगे, कोई किताब देखेंगे, कोई बुक्स देखेंगे, तो आपको कुछ पॉइंट दिखेंगे, कुछ पॉइंट दूसरी किताब में दिखेंगे। तो यही डिफरेंस आपको यहां भी दिखने को मिलेगा। ठीक है, अगर हम एक प्रक्रिया में अगर सारी चीजें एक जगह उतारने की कोशिश करें तो ये प्रक्रिया काफी लंबी हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं इस क्रम में। तो आगे बढ़ते हैं कि कंपनी के अब क्या हुआ, डायरेक्टर थे जिसे 24 सदस्य की गवर्निंग बॉडी थी कहा गया। अब वे राजस्व संबंधी क्या करेंगे, दीवानी और सैन्य प्रशासन के संबंधों में किए गए सभी प्रकार के कार्यों को ब्रिटिश सरकार को अवगत कराएंगे। ऐसा पहली बार ये आप देखेंगे एक रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से लाया गया था। आप देख सकते हैं इस क्रम में कि अब क्या करेंगे, वो राजस्व, दीवानी और सैन्य प्रशासन के संबंध में सभी कार्य अब ब्रिटिश सरकार को ये अवगत कराएंगे। क्योंकि ब्रिटिश सरकार द्वारा ही ऐसा क्यों किया गया था, कंपनी को नियंत्रित करने के लिए, या यहाँ की पूर्ण रूप से धीरे धीरे कंपनी के शासन को ही समाप्त करने के लिए प्रक्रिया शुरू हुई थी। आप देख सकते हैं। तो इसी क्रम की बात हुई थी कि अब ये क्या करेंगे, ब्रिटिश सरकार को अवगत कराएंगे। तो यही सारे कार्य इससे पहले मतलब आप सुन सकते हैं कि अब कराएंगे, तो इससे पहले देते थे, नहीं देते थे, लेकिन अब लिखित रूप से पूर्ण रूप से वहां भेजेंगे अपने सभी, आप देखेंगे निर्णय या जो भी दस्तावेज हैं ब्रिटिश संसद तक पहुंचेंगे, जिसे कहते हैं क्या है, लोकपाल, जिसे कहते हैं कैग। भारत में अब क्या है, हर चीज की वो जांच पड़ताल करने के संदर्भ में कि कंपनी कैसे कार्य कर रही है, हमारे रेगुलेटिंग एक्ट से वहां के लोगों को क्या फायदा हो रहा है, वहां का कैसे विकास हो रहा है, क्या कंपनी ने ये ब्रिटिश संसद ने ये लाए थे जब रेगुलेटिंग एक्ट, तो क्या कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए, साथ साथ भारत की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था को भी नियंत्रित करने के लिए कहीं ना कहीं ये अपने वैश्विक शासन का हिस्सा था। आप देख सकते हैं अगला बढ़ता हुआ कदम था। तो इसी क्रम में इन चीजों को लाया गया था। आप देख सकते हैं कि अब बात आई कंपनी के डायरेक्टर्स की कार्यकाल क्या कर दिया गया, 4 वर्ष कर दिया गया, तथा प्रति वर्ष इसमें से क्या हुआ, 1/4। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रति वर्ष क्या था, नए सदस्य, पुराने सदस्यों के स्थान पर क्या कहे, नए सदस्यों की निर्वाचन पद्धति को अपनाया गया। और यही पॉइंट आप देख सकते हैं, हालांकि 1/4 लिखा हुआ है,
राज्यसभा की सिलेक्शन प्रक्रिया में आप जाएंगे तो ये कुछ मिलता जुलता है, सेम प्रोसीजर में नहीं, आप देख सकते हैं। तो इसी क्रम की बात है कि 1/4 सदस्यों के स्थान पर नए सदस्यों के निर्वाचन की पद्धति को अपनाया गया। ऐसी बात आप देखेंगे ब्रिटिश संसद द्वारा अपने ब्रिटेन के जो है ब्रिटिश संसद द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से ऐसे कार्य किए गए थे, आप देख सकते हैं इस क्रम में। और क्या किया गया था, एक प्रशासनिक मंडल का गठन किया गया था। ठीक है, आप देखेंगे प्रशासनिक गठन जिसे कहते हैं प्रशासनिक सुधार आयोग, तो इन्होंने भी क्या काम किया, एक प्रशासनिक मंडल का गठन किया। आप देख सकते हैं पीटी पॉइंट आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे पार्षद क्या करेंगे, नागरिक और सैन्य संबंधी से संबंधित थे, जो भी इनके प्रशासनिक मंडल में थे, जिनसे पार्षद क्या थे, नागरिक और सैन्य प्रशासन से संबंधित थे। इस जो सदस्य होंगे इसमें मंडल में वो पार्षद, नागरिक तथा सैन्य प्रशासन, मतलब नागरिक सिविल सोसाइटी की बात हो रही है, और सैन्य प्रशासन से संबंधित इस आयोग में सदस्यों को रखा जाएगा। ऐसी बात इस अधिनियम में लाई गई थी, आप देख सकते हैं। इस क्रम की बात करें और आगे बात करें, ये सभी पॉइंट पीटी पॉइंट आप इसे प्रेजेंट टाइम के एग्जाम के जो भी आप यूपीएससी देने जा रहे हो, यूपीपीसीएस देने जा रहे हो, वनडे एग्जाम की अगर प्रक्रिया में हो तब भी आपको दिखाई पड़ेगा, बीपीएससी देने जा रहे हो तब भी आप देखेंगे, अदर स्टेट देने जा रहे हो तब भी आप इन चीजों को देख सकते हैं। इस क्रम की बात करेंगे तो देखेंगे निर्णय क्या किए थे, बहुमत के आधार पर लिया जाता था। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ निर्णय आज भी आप क्या है, निर्णय बहुमत के आधार पर कहीं ना कहीं जो ज्यूरिडिक्शन का, जो न्याय प्रक्रिया का क्षेत्र था, आज भी आप देख सकते हैं कि निर्णय सुप्रीम कोर्ट की क्या है, अगर कोई संवैधानिक पीठ है, अगर संवैधानिक पीठ नहीं है, 3 जजों की पीठ है, 2 जजों की पीठ है, एकल जज की पीठ में तो क्या निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाएगा। तो आप इनकी प्रक्रिया की बात करेंगे 1 या 2 के आधार पर आप देखेंगे। आगे की निर्णय के मतलब है कि बहुमत का मतलब कम से कम 3 लोग होने चाहिए। ठीक है, तो इस क्रम की बात करेंगे, निर्णय बहुमत के आधार पर किया जाता था और गवर्नर जनरल तथा परिषद 4 पार्षद नियुक्त किए जाते थे। और इसी आधार पर आप देखेंगे कि निर्णय अब क्या करते, जो प्रशासनिक मंडल था, डायरेक्टर्स थे, इन सभी का निर्णय अब क्या था, बहुमत के आधार पर कर दिया गया था। कोई ऐसी मनमानी नहीं चलती थी गवर्नर जनरल के सदस्यों के या गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी समिति में। और बात करेंगे प्रशासनिक मंडल में भी तो ऐसी कार्य किए गए थे। हालांकि आपको क्या है, गवर्नर जनरल के पास एक जिसे कहते हैं बीटो पावर, उसे बीटो पावर उसके हाथ में था, आप देखेंगे आज के संदर्भ में ऐसी चीजें। इस क्रम की अगर हम बात करें, आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्या होगा, इनकी नियुक्ति। अब उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होगी तो आप देखेंगे नियुक्त तथा हटाने का अधिकार ब्रिटिश सम्राट एवं कोर्ट ऑफ डायरेक्टरों को था। ठीक है, इनकी नियुक्त को अधिकार कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की बात है, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी समिति जिसे कहते हैं प्रशासनिक मंडल में कौन रहेंगे, किनको हटाया जाएगा। तो ऐसा कहा गया कि नियुक्ति तथा हटाने का अधिकार ब्रिटिश सम्राट तथा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को दिया गया था। आपसे क्वेश्चन कभी पूछा जाए बहुत ही डीप से या बहुत ही आप देखेंगे आपको लगेगा कि ये क्या है, हो सकता है आपको छोड़ के आ जाए, तो हमारा काम था आपको बताना। आप अगर इन चीजों को देखते हैं हमारे प्लेटफॉर्म, हमारे द्वारा बताए गए पॉलिटी के सेक्शन में, तो हो सकता है आपको क्या मिले, आपको ये आंसर मिल जाए और आप एक क्वेश्चन और लोगों से आगे बढ़ जाएं। तो इस क्रम की बात होगी। अब हम बात करेंगे इस क्रम में, इस प्रशासनिक मंडल या प्रशासक मंडल में कहेंगे पहला अध्यक्ष लॉर्ड बारेन हेस्टिंग्स बना। तो आप देखेंगे जो प्रशासनिक मंडल था इसका पहला अध्यक्ष कौन बना, लॉर्ड बार्लिंग हेस्टिंग्स। और कौन था ये गवर्नर, पहला बंगाल का गवर्नर जनरल भी बनता, आप देखेंगे बारेन हेस्टिंग्स के रूप में। तथा 4 पार्षद क्रमशः थे, देखेंगे ये हटा देते हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक है। एक नाम था मानसेल, ठीक है, दूसरा थे बर्ते लिखा है, बारबेल थे ये, और फ्रांसिस फिलिप थे, और कौन थे, एक फ्रांसिस थे। आप देख सकते हैं, आप 4-7 ये आपसे पीटी पॉइंट आप से कई क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं, आप याद रखिएगा। इनका नाम पूछा जा चुका है कि इस प्रशासनिक मंडल में कौन कौन सदस्य थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप इन्हें नाम बताइए, कौन थे, मानसेल, बारबेल, फ्रांसिस जो थे, फिलिप थे। आप देखेंगे इन क्रम की अगर हम बात करें आगे बढ़ते हुए, ये फैक्ट टाइप के क्वेश्चन है, आप देखेंगे। हाँ,
और अगर हम आगे बात बढ़ते हैं तो देखेंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से अब क्या किया, इस एक्ट के अंतर्गत 1774 में क्या हुआ, बंगाल में अब क्या किया, इसने क्या क्या कार्य किए। अब रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से कार्य करने की प्रक्रिया शुरू होती है। तो 1774 की प्रक्रिया शुरू हुई तो बंगाल में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई और इसमें मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 3 अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। ऐसी व्यवस्था इसमें लाई गई है। यह क्वेश्चन कई बार आपसे पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा भी जा चुका है, आगे भी कई बार पूछे जाएंगे। तो आप इन चीजों को रखें कि ये किस एक्ट के तहत लाया गया था। दूसरी, इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। ये भी संख्या आपसे फैक्ट के रूप में या बाकायदा एक स्टेटमेंट के माध्यम से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर हम बात करेंगे इसके पहले मुख्य न्यायाधीश देखेंगे सर एलिजा एमपी, एलिजा एमपे कहेंगे, एलिजा एमपी भी कहेंगे, ठीक है, जिसको ठीक है एमपी है, यहाँ एमपी भी हो सकते हैं, ठीक है, एमपे भी हो सकते हैं, जो आपको लगे। कई जगह कई चीजें लगती हैं, आप देखेंगे इन चीजों को। कंपनी के सभी कर्मचारी इसके अधीन कर दिए गए, ठीक है। अब कंपनी के कर्मचारी क्या कर दिए गए, इसके अधीन ला दिए गए। सभी कर्मचारी कंपनी के जो कार्य करते थे इसमें, तो जो प्रशासनिक नियुक्त न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे एलिजा एम्पे, जो पहले मुख्य न्यायाधीश बने गए थे, तो इसी के अंदर बंगाल के जो कर्मचारी थे आप सभी इसके अंदर ला दिए गए। और आप देखेंगे न्यायिक विधियां इंग्लैंड के आधार पर शुरू हुई। तो आप देखेंगे भारत में जो भी न्यायिक विधियां हैं आज भी, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, बहुत सारी ऐसे जो हैं आप देखेंगे जिसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो क्या है इंग्लैंड की बनाई गई विधियों के आधार पर आज भी भारत में बहुत सारे लॉ फॉलो है। हालांकि वर्तमान समय में बहुत सारी चीजों को क्या है अपडेट किया जा रहा है, भारत के संविधान, भारत के लोगों के आधार पर कार्य किया जा गए हैं, लेकिन उस समय की बनाई गई विधियों को भी आधार या जिसे कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर आज भी वही चल रहा है। तो इस क्रम की बात करेंगे। इस न्यायालय को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के ब्रिटिश क्षेत्रों पर दीवानी, फौजदारी और समुद्री सेना चर संबंधी मामलों में सुनवाई करने का अधिकार दिया गया। यही कोर्ट जो न्यायाधीश बनाया गया था सुप्रीम कोर्ट, आप देखेंगे या उच्चतम न्यायालय, इसके तहत क्या कर दिया गया था, बंगाल, बिहार, क्योंकि यही एरिया अभी इनके अधीन काम कर रहा था, इनके अंडर में था, इसलिए इतने ही एरिया पर इन्होंने क्या काम किया, अपने जो ब्रिटिश एरिया का क्षेत्र इनका था उस एरिया पर इन्होंने काम किया कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा के ब्रिटिश क्षेत्रों पर दीवानी, फौजदारी और समुद्री चर संबंधी मामलों के सुनवाई का अधिकार इन्हें प्राप्त था। क्योंकि ब्रिटिश राजनीतिक जो क्षेत्र था भारत के अपने ब्रिटिश शासनकाल में, तो आप देखेंगे कि ये अधिकार उनको दिया गया था इस क्षेत्र में कि ब्रिटिश, क्योंकि ये उनके तहत ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। जहां तक ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से राजनीतिक क्षेत्र का प्रसारित हुआ था, प्रशासनिक कार्यों में हस्तक्षेप कर रहे थे, वहीं तक ये काम किया जा रहा था। आप देखेंगे इस क्रम की बात करेंगे तो इस क्रम की बात करेंगे, इस न्यायालय को कोलकाता नगर के कारखाने, फोर्ट विलियम तथा उसके अन्य कारखानों के लिए अभिलेख अदालत बनाया गया। आपसे रिपीटिशन है लेकिन बताने का क्रम के तौर पर यह जरूरी था। आप देखेंगे कि अब ये सुनवाई कहाँ होगी, तो आप देखेंगे कोलकाता नगर के जो फोर्ट विलियम था, यहीं पे सर एलिजा एम्पे बैठते थे और कहते थे कि हम बंगाल, बिहार, उड़ीसा जो ईस्ट इंडिया कंपनी के आधार पर जो राजनीतिक प्रशासनिक कार्य कर रहा है, जो ब्रिटिश क्राउन के जो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कार्य है, जितना एरिया, उस भूभाग के निर्णय यहां पर बैठ के वो सुनाते थे। जो कहेंगे इस अभिलेख अदालत भी बनाई गई। आप देखेंगे इसे कहाँ पूछा जाए कि जो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक अभिलेखी अदालत बनाई गई, तो आप कहेंगे अभिलेखी अदालत बनाई गई कि नहीं बनाई गई, तो अभिलेखी अदालत बनाई गई थी। ऐसा आपसे अगर पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इस कीवर्ड के आधार पर कहेंगे कि राइट आंसर, तो आप उसे सही करके आएंगे आने वाले एग्जाम में। आगे बात करेंगे, इस क्रम की बात होगी तो आप देख सकते हैं इस क्रम में कि इस रेगुलेटिंग एक्ट में और भी चीजें आई। 1781 का दौरा है तो इसमें कुछ संशोधन करने पड़े। संशोधन क्यों करने पड़े, क्योंकि क्या था कि भाई आपने कानून बनाया तो यहाँ के कंपनी कर्मचारियों ने क्या कर दिया, कुछ और भी जुगाड़ बना ली और भी भ्रष्टाचार के दूसरे तरीके खोज लिए, तो फिर कुछ संशोधन ब्रिटिश संसद द्वारा इसमें किए गए थे और यही कारण लगातार प्रक्रिया चलती गई। तो आप देखेंगे इसमें कुछ संशोधन किए गए जो आप देख सकते हैं। इस संशोधित एक्ट के तहत एक्ट ऑफ, इसे नाम दिया गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट,
कहा जाता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्यों कहा जाता है, तो 17 इसमें कुछ संशोधन कर दिए गए थे 1773 के एक्ट में। तो आप देखेंगे कि ये संशोधन किए गए, तो एक तरीके का कुछ नया एक्ट जैसे कहते हैं, जैसे हम कहते हैं कि 42वें संविधान संशोधन क्या कर दिया जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसी आधार पर आप इसे देख सकते हैं। क्या रेगुलेटिंग एक्ट में वर्ष 1781 में कुछ संशोधन किए गए थे कंपनी को या नियंत्रित करने के लिए, या लगा ब्रिटिश संसद को कि कुछ संशोधन की आवश्यकता है। क्या करना था कि उन्हें कुल मिला के ब्रिटिश कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी थे उसके कार्यों को जो राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य थे पूर्ण रूप से अपने हाथों में लेना था। आगे चल के देखेंगे उन्होंने व्यापारिक गतिविधियां उनकी नियंत्रित करने की किस तरीके से अभियान को, क्योंकि उन्हें लग गया कि अब भारत का हिस्सा ब्रिटिश संसद के अंतर्गत आ सकता है, अपने बेसिक शासन का हिस्सा बन सकता है। इस क्रम में उन्होंने ये प्रक्रिया लागू कर दी थी। आप देखेंगे तो आप देखेंगे एक्ट ऑफ सेटलमेंट नाम दिया गया, और देखेंगे कलकत्ता स्थित उच्चतम न्यायालय के कार्य क्षेत्र को उन्होंने क्या कह दिया, परिभाषित कर दिया। ऐसा आपसे पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप देख सकते हैं कि परिभाषित करने का कारण भी 1781 के सेटलमेंट एक्ट का है, लेकिन 1781 का जो सेटलमेंट एक्ट है वो कहीं ना कहीं क्या है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का ही क्या है, ये पार्ट है। आप देखेंगे ये अलग से कोई अधिनियम उन्होंने पास नहीं किया था। आप देखेंगे तो इसी को इन्होंने क्या काम कर दिया था, परिभाषित करने का काम शुरू किया था। और आगे देखेंगे किसी भी स्थिति में राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था में कोई रुकावट न डाली जाए। ठीक है, राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था में ये काम लाया गया था कि भैया क्या कि कलकत्ता स्थित जो उच्चतम न्यायालय के कार्य क्षेत्र को परिभाषित किया कि भाई आप हर कार्य में क्या करेंगे, हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हमको राजस्व भी चाहिए भारत से। तो क्या था, पूर्ण रूप से औपनिवेशिक हिस्सा बना दिया गया। ठीक है, जॉन सुल्विन की कथन को कहीं ना कहीं आगे चल के जॉन सुल्विन एक स्टेटमेंट आपको सुनाई देगा। तो आप देखेंगे कि किसी भी स्थिति में राजस्व एकत्रित में करने में कोई रुकावट ना डाली जाए, ऐसा उन्होंने ब्रिटिश संसद ने डाली जाए, क्योंकि एक हिस्सा राजस्व का हिस्सा ब्रिटिश संसद को प्राप्त होने लगा था। उन्हें लगा कि ये तो अतिरिक्त है हमारे लिए। ठीक है, तो आप देखेंगे तो गंगा का जो अतिरिक्त पानी है वो टेम्स नदी में कहीं ना कहीं पहुंचाने की प्रक्रिया, कहीं ना कहीं ऐसी प्रक्रिया लाई गई थी। आप देखेंगे नए कानूनों को बनाते व लागू करते समय भारतीय समाज और रीति रिवाजों का सम्मान किया गया। हमने आपको बताया था कि नए कानूनों को निर्माण करते वक्त उन्होंने भारतीय समाज की सामाजिक संरचना में कोई छेड़छाड़ नहीं किया। ठीक है, उन्होंने धार्मिक रीति रिवाजों में कोई छेड़छाड़ नहीं किया। अगर वो चाहते तो उसी समय आप देख सकते थे, क्या कर सकते थे कि मुस्लिम लाज जो बनाए हैं अलग से हैं, या फौजदारी दिए, सभी को, हिंदू लाज को सभी को एक साथ ला सकते थे। लेकिन उन्होंने इस प्रक्रिया को नहीं माना। उन्हें लगा कि ये हमारा हिस्सा नहीं है, हमें यहाँ राज करना है, औपनिवेशिक शासन का हिस्सा है, और इसी औपनिवेशिक शासन हिस्से के तहत हमको कार्य करना है। हमें यहाँ की सामाजिक संरचना में छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो आप देखेंगे इस क्रम में, आप देखेंगे कहीं ना कहीं आगे चल के आप इसको समझ सकते हैं, अगर आप ऐसा ना होता तो फूट डालो राज करो की नीति के तहत वो कार्य ना करते। तो इस क्रम को उन्होंने इसी प्रक्रिया को हिस्सा नहीं माना कि हम भारतीय समाज और धार्मिक रीति रिवाजों का वो सम्मान करेंगे। वो ये कहते कि हम इनसे हमें कोई मतलब नहीं। तो ये उनका क्या था, ये माना जाता कि ये कंपनी जो है यहाँ के लोगों के लिए काम नहीं कर रही। तो उन्होंने कहा हम आपका सम्मान कर रहे हैं। तो ये सम्मान कहीं ना कहीं, सम्मान आप देखेंगे जो पर्दा है पर्दे के आगे का है, पीठ पीछे कुछ इसके और खुल था। तो आप देखेंगे कि नए कानून बनाते समय और लागू करते समय भारतीय समाज और रीति रिवाजों का क्या किया, सम्मान किया गया। ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पीटी पॉइंट ऑफ व्यू में पूछा जाएगा स्टेटमेंट के रूप में। आप देखेंगे आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे इस क्रम की बात होगी तो और आगे बढ़ते हैं, देखेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद कंपनी का शासन प्रबंधन ब्रिटिश सरकार के हाथों में फिर भी नहीं आ सका। उन्होंने तो बनाया था कि शायद इसी के माध्यम से पूर्ण रूप से आ जाएगा, लेकिन कंपनी में बैठे हुए अंशधारी जो 1000 पाउंड के कर दिए थे वो भी तो आदमी थे। उन्होंने सोचा कि और आगे हम विस्तार कर लेते हैं, तो क्या कर दिया, इसके बाद भी वो इसके अंतर्गत नहीं आ सके। तो फिर जिस कारण क्या हुआ था, ब्रिटिश संसद द्वारा पिट्स जो है, ये पिट्स है, यहां याद रखिएगा, पिट्स इंडिया एक 1700 वो ठीक है, ये 1784 है, याद रखिएगा।
पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया। अब पिट्स इंडिया एक्ट की बात करेंगे। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्यों पारित किया गया? अब पिट्स इंडिया एक्ट ही इसका नाम क्यों पड़ा? अगर हम आपसे बात करें तो पिट्स इंडिया एक्ट इसलिए नाम पड़ा था 1784 का, उस समय वहां के प्रधानमंत्री पिट्स साहब थे, तो पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से ये एक्ट पारित होता है। आप देखेंगे इस क्रम की बात होगी तो 1784 में जो पारित होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या है आपके सामने। तो और देखेंगे अब इस अधिनियम द्वारा क्या कर दिया गया। इस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसद का नियंत्रण प्रारंभ हुआ। अगर हम बात करेंगे ये क्यों लाया गया था पहले पॉइंट के रूप में, अब क्या था, संसद ने अपना नियंत्रण कार्यक्रम शुरू कर दिया क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से आप देखेंगे, और भारत में बहुमत के निर्णय को मान्यता मिली। ये सभी पॉइंट आपसे पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा सकते हैं, आप देख सकते हैं। तथा इस अधिनियम को वैज्ञानिक दृष्टि से भी यह महत्व था। आप देखेंगे कि इसके द्वारा व्यापारिक कंपनी, वैज्ञानिक दृष्टि से महत्व यह था कि भारत में क्या था, लोगों को कहीं ना कहीं ऐसा पॉइंट आपसे पूछा जाए कि ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था। अब भारत में क्या था, सब लिखित रूप से लोगों को, प्रशासनिक कार्यों को लिखित रूप से, या यहाँ की फौजदारी, दीवानी, आप देखें कोड ऑफ कंडक्ट, सभी चीजों को यहाँ के कार्यों में या यहाँ की सामाजिक आर्थिक विकास के लिए कार्य करना शुरू किए थे कि हम संसद, ब्रिटिश संसद के द्वारा ये हमारे कहीं ना कहीं जिसे क्राउन में बोला जाता था 1857 की क्रांति के बाद 1858 में, आप 1758 में बोली 1758 की क्रांति होती है, जो 1758 का नाम ले रहे हैं 1858 की, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इस अधिनियम की दृष्टि से क्या था कि क्राउन के माध्यम से अब शासन हो रहा था ब्रिटिश संसद की ओर, जो ब्रिटिश लोगों के लिए काम किया जा रहा है उसी तरीके से भारत में दिखाया गया कि हम इस रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से भारत के लोगों के लिए काम करेंगे। और आप देखेंगे कि उस समय का दौर आ चुका था, वहां औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी। औद्योगिक क्रांति के साथ साथ क्या था, धीरे धीरे विज्ञानवाद को बढ़ावा दिया जा रहा था। तो इस अधिनियम में आप देखेंगे इन्हीं सब दृष्टिकोण को देखते हुए इनको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसके महत्व को दर्शाया गया है। अगर आपसे पूछा जाए मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये 1773 के एक्ट को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कौन कौन से अधिनियम या क्या महत्वपूर्ण अधिनियम था, वैज्ञानिक दृष्टि से अधिनियम क्यों कहा जाता है या क्या कहा जा सकता है, ऐसे पूछा जाए, क्या 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को वैज्ञानिक दृष्टि कोण से इस अधिनियम को मान्यता मिली है, या इस अधिनियम के तहत ऐसे क्वेश्चन की विवेचना कीजिए, समीक्षा कीजिए, आपसे लिखा जाए तो आप देख सकते हैं इस क्रम में। या पूछा जाए वैज्ञानिक दृष्टि से इसका महत्वपूर्ण था, पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जाए तब भी आप बताएंगे। इस क्रम की बात करेंगे, इसके द्वारा व्यापारिक कंपनी को क्या कर दिया, वैधानिक स्वरूप या राजनीतिक अधिकार प्रदान किए गए, ठीक है। आप देखेंगे इसको एक वैधानिक स्ट्रक्चर कहते हैं और राजनीतिक अधिकार प्रदान किए गए थे। और यही सारे अधिकारों को क्या था, अधिकार कैसे थे, मानववाद, विज्ञानवाद के आधार पर मानवता, विज्ञानवाद, हम आपका विकास करेंगे, इन सभी चीजों को इसमें समाहित किया गया था। आप देख सकते हैं इस क्रम की अगर बात करें तो आप देखेंगे कि इस क्रम के साथ साथ इसमें जो वैधानिक और राजनीतिक अधिकार इन्हें जो प्रदान किए गए थे, तो आप देखेंगे, हाँ आगे बढ़ते हैं, देख सकते हैं इस क्रम की। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद कंपनी का शासन प्रबंधन अब जो है हाथों में, जिसके कारण ये रिपीट हो चुका है, आगे देख सकते हैं। तो इस तरह आप देखेंगे कहीं ना कहीं 1773 के एक्ट में जो कार्य पूरे नहीं हुए या जो कार्य हुए, इसके बाद उन्हें लगा जो संशोधन करेंगे, तो आप देखेंगे कोर्ट ऑफ सेटलमेंट एक्ट आया 1781 के दौर में। तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको लगेगा, फिर आगे प्रक्रिया आती है, फिर उन्होंने क्या किया, 1700 अगला एक्ट आया उनके सामने। तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं आप इसे इन्हें देख सकते हैं, क्या है, पिट्स इंडिया एक्ट आप देख सकते हैं। इस क्रम में पिट्स इंडिया एक्ट है 1784 का है, आप देखेंगे ब्रिटिश संसद द्वारा इसे पारित किया गया, आप इन्हें देख सकते हैं इस क्रम को, ठीक है। अब पिट्स इंडिया एक्ट की बात होगी तो पिट्स इंडिया एक्ट में देख सकते हैं, हाँ पिट्स इंडिया एक्ट से अगर हम पहले बात करें 1773 का एक्ट इस तरीके से कंप्लीट हुआ, और इस क्रम की अगर हम बात करें 1784 जो आप देख सकते हैं पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से आपको दिखाई पड़ता है। यह एक्ट क्यों था, क्योंकि क्या था, जो 1773 के एक्ट में कमी रह गई थी, अब इसको पास करके उन्होंने क्या किया था,
फिर से एक नया एक्ट पारित किया। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो लगातार आप देखेंगे फिर ये 10 वर्षों के बाद प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो इस क्रम को देखेंगे 73 के बाद 84 का क्रम आता है, कहीं ना कहीं 10 साल आपको दिखाई पड़ते हैं। तो आप देखेंगे तो इस एक्ट में क्या हुआ, पिट्स इंडिया एक्ट पारित होता है इस क्रम में, संवैधानिक विकास के क्रम में। और इसी तरीके से आप देखेंगे इन सभी को आप देख सकते हैं कि इन्हीं सब कार्यों को भी आप धीरे धीरे संवैधानिक विकास के कार्यक्रम में हिस्सा बनते चले गए। जरूरी नहीं उन्होंने कहीं से कुछ चीजें, तो कुछ चीजें जो भारतीय संविधान लोगों के आधार पर या भारतीय संविधान में क्यों जरूरी था, ये भारतीय संविधान का हिस्सा क्यों है, क्योंकि इसी के तहत क्या है उन्होंने भी क्या किया, सारे कार्य करना शुरू किए। आज जो भारत का संविधान बना है तो वो भी कहीं ना कहीं वो भी आप देखेंगे भारत के लोगों के लिए है, भारत का संविधान है। तो आप देखेंगे तो इसी तरीके की प्रक्रिया, इसी विकास क्रम को दिखाया जाता है कि ये भारत के संविधान के विकास का हिस्सा है। तो आप इसको भी देखेंगे। तो इस क्रम की बात करेंगे तो आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आप देखेंगे तो इसमें 1773 की बात करेंगे। तो 1773 में आप चलेंगे तो आप देख सकते हैं, हाँ 1773 की बात करेंगे तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की प्रशासनिक त्रुटियों को समाप्त करने के लिए इन्होंने क्या किया कि कुछ त्रुटियां, कुछ कमियां रह गई, या आप देखेंगे कंपनी को पूर्ण रूप से वो अपने नियंत्रण में नहीं ले सके, कंपनी ने अपने अलग तरीके के कार्यों को, गतिविधियों को अंजाम दे दिया। तो आप देखेंगे उन्हें लगा कि इस त्रुटियों को तो अब इस तरीके से पास किया जाए जिससे लगे कि हम कंपनी को आगे नियंत्रित करना चाहते हैं। तो प्रशासनिक त्रुटियों को समाप्त करने के लिए 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया। तो पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया ब्रिटिश सरकार द्वारा। आप देखेंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट पास कर ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यवस्था में क्या किया था, सुधार, भ्रष्टाचार को कम करने की उम्मीद की थी। और यही सुधार और भ्रष्टाचार का करके नाम कहता था, यहीं से नियंत्रण का प्रोग्राम इन्होंने शुरू किया था। आप देखेंगे ये नियंत्रण का प्रोग्राम था, ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने हाथों में लेके किसी की चीज को लिए अगर आप रेगुलेट करना शुरू कर देते हैं तो कहीं ना कहीं आप हमारे नियंत्रण में कार्य कर रहे हैं। तो आप देखेंगे तो उम्मीद उसे संतोषजनक सुधार प्राप्त नहीं हो सके, या ब्रिटिश सरकार को या ब्रिटिश संसद को वो अपने आप को इस चीज से संतुष्ट नहीं हो पाई कि हमने ब्रिटिश कंपनी या ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित कर लिया है। तो उन्होंने कहा नहीं, हम इस भ्रष्टाचार और सुधार को और भी अभी कंट्रोल करना चाहते हैं, अभी और भी कमी है। तो इस क्रम में 1784 का एक्ट पारित होता है। तो आप देखेंगे इस क्रम में अब कंपनी का शासन प्रबंधन क्या कर दिया गया, ब्रिटिश सरकार के हाथों में अभी नहीं आ सका था। वास्तविकता तो यही थी कि अभी क्या था, इस चीज को जो मैंने बताया यही आपकी वास्तविकता थी कि अभी कंपनी का जो शासन प्रबंधन था ब्रिटिश सरकार के हाथ में पूर्ण रूप से नहीं आ पाया था। तो आप देखेंगे जिस कारण ब्रिटिश संसद द्वारा पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया। ये क्वेश्चन आपसे कई बार पीटी में पूछा जा चुका है, आप देख सकते हैं। इस क्रम की बात करें तो देखेंगे जिसका नाम ब्रिटेन के तत्कालिक जो है एक युवा प्रधानमंत्री थे, कौन थे, विलियम पिट, ठीक है, विलियम पिट थे, इनके नाम पर रखा गया क्योंकि उस समय यही प्रधानमंत्री थे। तो इन्हीं के नाम पर ये एक्ट पारित होता है। आपसे पूछा जाए कभी पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन तो आप इसे बताइएगा। तो आप देखेंगे आगे बढ़ते हुए कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 जो है क्या क्या प्रावधान है। तो पिट्स इंडिया एक्ट की बात करेंगे, इसमें निम्न बिंदुओं की अगर बात करें, अगर आप देखें क्या क्या प्रावधान किए गए तो आप देखेंगे कि इसमें 1773 में आय रेगुलर एक्ट के दोषों को दूर करने के लिए आप देखेंगे कोई भी अधिनियम आता है अगर पुराने अधिनियम के आधार पर, तो पुराने अधिनियम के जो दोष होते हैं उनको खत्म करने के लिए क्या किया जाता है, एक नया अधिनियम लाया जाता है या उसमें कुछ संशोधन किए जाते हैं। तो आप देखेंगे इसी तर्ज पे आप देखेंगे 1773 में क्या काम किया गया था। 1773 में जो है किया गया था कि 1773 में आए रेगुलेटिंग एक्टों को दोषों को दूर करने के लिए ये अधिनियम लाया गया था, आप इसे देख सकते हैं। और ब्रिटेन की आप देखेंगे तत्कालीन प्रधानमंत्री पिट्स द एंगर जिन्हें नाम दिया गया 1784 में संसद में ये पारित किया या प्रस्तावित किया या पारित किया, आप देख सकते हैं, ठीक है। आप देखेंगे
कंपनी के इसके माध्यम से क्या किया गया, कंपनी अपने अधिकृत प्रदेशों को, ठीक है, क्या करेगी, कंपनी अपने अधिकृत प्रदेशों में पहली बार ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश कहा गया। और यही चीज आपसे क्वेश्चन पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाएगा कि किस अधिनियम के तहत जो है ब्रिटिश, पहली बार ब्रिटिश जो है जो कंपनी के अधिकृत क्षेत्र था उसे ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र कहा गया। तो आप देखेंगे जो काम 1773 में नहीं हो सका क्योंकि न्यायालय द्वारा दीवानी फौजदारी बंगाल, चर्च, बिहार, उड़ीसा के संदर्भ में आप देखेंगे जो दिया था वही काम इन्होंने 1784 में लिखित रूप से ये काम कर दिया था। तो आप देखेंगे इस क्रम में कंपनी अधिकृत प्रदेशों को पहली बार क्या कह दिया गया, ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश कहा गया। इस अधिनियम के द्वारा 1784 के अधिनियम के द्वारा आप देखेंगे इस क्रम की बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, तो देखते हुए कि इस एक्ट में आगे बढ़ते हैं। तो इस एक्ट में और क्या किया गया कि इस एक्ट के माध्यम से आप देखेंगे क्या किया गया कि इस एक्ट से कंपनी के राजनीतिक और आर्थिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किस एक्ट के माध्यम से, ठीक है, कौन सा ऐसा एक्ट है जो ये कार्य अलग किए गए थे, तो 1784 का एक्ट है, पिट्स इंडिया एक्ट आपको पता है। इसमें पहली बार कह दिया गया कि हम क्या करेंगे, कंपनी के राजनीतिक और आर्थिक कार्यों को अब अलग अलग मानेंगे। एक साथ एक कार्य जो ही राजनीतिक कार्य और कौन से आर्थिक कार्य हैं, कौन राजनीतिक कार्य करेगा, कौन आर्थिक कार्य करेगा, इन सभी का निर्धारण 1784 के एक्ट के माध्यम से ऐसे कार्य किए गए। आप देखेंगे इस क्रम की अगर आगे बात करेंगे तो आप देखेंगे इस एक्ट से द्वैध शासन की व्यवस्था, आपको क्या है, यही द्वैध शासन की व्यवस्था है। क्या दिया गया कि आर्थिक और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग माना गया। ऐसा 1784 के अधिनियम से शुरुआत की गई। तो इसी को कह दिया गया कि इस एक्ट के माध्यम से अब क्या है, अब हम द्वैध शासन की व्यवस्था शुरू हुई। द्वैध शासन की व्यवस्था आप देख सकते हैं कई जगह आपको दिखाई पड़ेगी, लेकिन शुरुआती में आप देखेंगे कि द्वैध शासन व्यवस्था की यहाँ से शुरुआत मानी जाती है। तो आप देख सकते हैं इस क्रम में अगर आगे बात करें तो व्यापारिक मामलों का संचालन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हाथों में ही रहने दिया। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बना हुआ था, बोर्ड आप देख सकते हैं, ऐसा कार्य व्यापारिक मामलों का संचालन ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा, आप देख सकते हैं। और आप देखेंगे राजनीतिक मामलों के लिए एक नए निकाय की व्यवस्था की गई। कौन सा निकाय नाम दिया गया है, नियंत्रण बोर्ड स्थापित किया गया कि भाई हम रेगुलेट कर रहे हैं, नियंत्रण करेंगे अब आपको, ठीक है। राजनीतिक कार्यों के लिए एक अलग से नियंत्रण बोर्ड का गठन कर दिया। क्या किस एक्ट के माध्यम से, 1784 के एक्ट के माध्यम से। आप देखेंगे कि इस क्रम के माध्यम से कैसे कैसे राजनीतिक अब ब्रिटिश संसद में राजनीतिक रंग लेना शुरू हुआ, आप इन्हें भी देख सकते हैं। आप इसे इंटरेस्ट के रूप में अगर पढ़ेंगे कि कैसे कैसे भारत की संरचना में ब्रिटिश संसद ने किस तरीके से कार्य किया। पहले उन्होंने कंपनी को समाप्त किया, धीरे धीरे रेगुलेट करते हुए, फिर कंपनी के समाप्त हुई तो इसके बाद उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश या भारत जिसे कहते हैं औपनिवेशिक भारत जिसे बोला जाता था उसको नियंत्रित करे। हालांकि इन एक्टों के माध्यम से वो कंपनी के साथ साथ भारत के भी लोगों को नियंत्रित करने का कार्य शुरू था, क्योंकि ये एक्ट भारत के लोगों को द्वारा आप देखेंगे भारत में लाया गया। कंपनी कार्य कर रही थी, राजनीतिक कार्य शुरू हो चुके थे, तो राजनीतिक कार्य भारत के लोगों के साथ होगा या भारत के जिसे कहते हैं, अब उस समय राजतंत्री व्यवस्था थी तो वहां के राजनीतिक कार्यों में हस्तक्षेप की प्रक्रिया शुरू होती है। क्योंकि उस दौर का शुरू आ चुका था कि अब ब्रिटेन के साथ साथ कई प्रतिद्वंदी यूरोप से भारत आ चुके थे अपने व्यापार के क्षेत्र में, राजनीतिक हस्तक्षेप में। आप इनको भी देख सकते हैं। इस क्रम की बात करेंगे आगे तो हम देखेंगे कि इस क्रम को अगर
कि किस तरीके से इन्होंने अपने कार्यों को आगे बढ़ाया तो ब्रिटिश संसद द्वारा। तो ब्रिटिश संसद क्यों इस तरीके से इस व्यवस्था में आगे बढ़ चुकी, क्योंकि उन्होंने प्लान के तहत कार्य किए। पहले ब्रिटिश संसद ने कंपनी को लगा कि कंपनी हमारे लिए दुश्मन बनी बैठी है, तो उन्होंने पहले कंपनी को नियंत्रित किया। कंपनी के साथ साथ उन्होंने कहा ये कार्य भारत के लोगों के साथ व्यापार कर रहे हैं, हमें भी इससे राजस्व चाहिए, तो राजस्व के लिए भी उन्होंने नियंत्रित कर दिया कि भैया राजस्व बना रहे अभी, ठीक है। तो ब्रिटिश संसद ने अभी क्या किया, व्यापारिक मामलों को कर दिया कि एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था वो कार्य करता रहेगा, लेकिन अब राजनीतिक कार्यों को कौन करेंगे, हम एक नया निकाय बनाएंगे जिसपे नियंत्रण बोर्ड गठन करेंगे और इसके माध्यम से राजनीतिक कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। तो इस क्रम को देख सकते हैं। तो आगे देखते हुए आगे बढ़ते हैं। अब कहा गया कि 6 कमिश्नर, ठीक है, 6 कमिश्नरों की एक नियंत्रण बोर्ड बनाई गई, ठीक है, और की स्थापना की गई, जिसमें भारत में अंग्रेजी अधिकृत क्षेत्रों पर पूरा अधिकार दिया गया कि आप यहाँ राजनीतिक कार्यों को क्या करेंगे। नियंत्रण बोर्ड क्या करती थी, राजनीतिक कार्यों को करने के लिए, आप याद रखना, राजनीतिक कार्य करने के लिए लाई थी। तो आप देखेंगे कि 6 कमिश्नरों के एक नियंत्रण बोर्ड गठित किया जिसमें 6 कमिश्नर बैठते थे और उन्होंने क्या कर दिया गया, इसकी स्थापना की, जो भारत में अंग्रेजी अधिकृत क्षेत्र। अब अंग्रेजी अधिकृत क्षेत्र कौन सा है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने द्वारा अधिकृत क्षेत्र लिया था उसी को अब कह दिया गया भारत में अंग्रेजी अधिकृत क्षेत्र कह दिया गया। पूरा अधिकार दिया गया कि आप यहाँ के राजनीतिक कार्यों को करें या राजनीतिक कार्यों को करते हुए आगे बढ़ाएं। आप देखेंगे और देखेंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी कहा जाता था, इसी नियंत्रण बोर्ड का नाम दिया गया क्या, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता था, ब्रिटेन के सम्राट द्वारा की गई थी। आप देखेंगे ब्रिटेन के सम्राट द्वारा इनके सदस्यों की नियुक्ति की जाती थी, आप देखेंगे उस समय के दौर में। तो आगे बढ़ेंगे, 6 सदस्यों में से कौन कौन शामिल होंगे, तो ये भी उन्होंने निर्धारित किया। कहा गया कि एक ब्रिटेन के अर्थमंत्री इसमें शामिल होंगे। पूछा जाए आपसे कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का सदस्य होते थे उसमें ब्रिटेन के अर्थमंत्री का मतलब वित्त मंत्री, ठीक है। तो अर्थमंत्री लिखा हुआ है, इसे वित्त मंत्री भी समझ लें, अगर अर्थमंत्री समझ में ना आए तो आप देखेंगे, ठीक है। तो ब्रिटेन का एक अर्थमंत्री, इसी को हम कह देंगे भाई वित्त मंत्री, लिख देते हैं आपके लिए, आपको समझ में ना आए अगर, ठीक है, यही वित्त मंत्री, ठीक है। तथा दूसरे भारत जो देखेंगे विदेश सचिव, कौन, विदेश सचिव वहां के संसद का। आप देखेंगे अन्य कौन थे, एक सम्राट द्वारा जो है अपनी प्रिवी काउंसिल, तो एक सदस्यों से चुने जाते थे। तो आप देखेंगे ये सम्राट वहां से ऐसे चुनने की प्रक्रिया थी कि एक ब्रिटेन का इसमें अर्थमंत्री या वित्त मंत्री शामिल था, दूसरा विदेश सचिव इसमें शामिल था, सम्राट अपनी प्रिवी काउंसिल सदस्यों द्वारा, ठीक है। बाकी सदस्यों को 2 के बाद क्या था, 4 सदस्यों को प्रिवी काउंसिल। अब प्रिवी काउंसिल राजा के अंडर में कार्य करती थी ब्रिटेन में, तो एक प्रिवी काउंसिल से 4 सदस्यों को नियुक्त करने का प्रावधान था। आप ऐसे क्वेश्चन भी आपसे स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है कि 4 सदस्यों को नियुक्त करने का माध्यम जो है प्रिवी काउंसिल से सब जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल में नियुक्त किए जाते थे। ऐसा अगर स्टेटमेंट आपसे पूछा जाए तो आप इसे सही मान के आएंगे, टिक लगा के आएंगे अपने स्टेटमेंट में। देखेंगे गवर्नर जनरल ने क्या किया, गवर्नर जनरल के परिषद के सदस्यों के साथ अगर बात करेंगे तो परिषद के सदस्यों की संख्या अब कर दिया गया, जो गवर्नर जनरल की जो 4 सदस्यीय परिषद थी आप देखेंगे उसे घटा दिया गया। अब क्या कर दिया गया, 3, और 3 में से भी एक सदस्य कर दिया गया, मुख्य सेनापति को इसमें शामिल कर दिया गया, ठीक है। आप देखेंगे 4 से घटाकर 3 की गई और 3 में भी कहा दिया गया कि एक क्या होगा, सेनापति होगा। सेनापति होने से क्या था, भारत के राजनीतिक कार्य थे या इनमें हस्तक्षेप, तो इससे क्या था, जो इसमें एक चीज था गवर्नर जनरल को इससे इसमें क्या था, एक सहायता मिलती थी। एक जो है सेनापति या जिसे कहेंगे जो है मुख्य सेनापति जिसे कहते हैं आजकल, ठीक है, तो उसे शामिल कर देने से इससे गवर्नर जनरल की पावर में थोड़ा कहीं ना कहीं आपको बढ़ोतरी दिखाएगी, क्योंकि राजनीतिक कार्यों को करने के अंजाम में या अपने व्यापारिक कार्यों को अंजाम करने में अगर किसी ऐसे सैन्य ताकत की सहायता मिलती है तो क्या करते हैं कि उन्हें आगे बढ़ने की प्रक्रिया में आगे मदद मिलती थी। अगर हम आगे बढ़े तो देखें कि इसमें मुख्य सेनापति की सहायता करने के लिए क्या था कि आप देखेंगे इस क्रम की अगर हम बात करें तो आपको दिखाई पड़ेगा कि इससे अब गवर्नर जनरल का महत्व बढ़ गया।
किससे? मुख्य सेनापति के आने से। आप देख सकते हैं इस क्रम में, और देखेंगे अब वो किसी भी एक सदस्य को अपनी तरफ कर क्या करेंगे? सारे निर्णय लेने में समर्थ था। ऐसी की निर्णय क्या था? बहुमत के आधार पर था। आप इसे देखेंगे, ठीक है। और आगे देखेंगे कंपनी के डायरेक्टरों की एक गुप्त सभा बनाई गई, ठीक है। एक गुप्त सभा का मतलब है कोई इंटरनल बोर्ड जिसे कहते हैं, गुप्त सभा बनाई गई जो संचालक मंडल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सभी आदेशों को भारत भेजती थी। आप देखेंगे कंपनी के डायरेक्टरों को यहाँ भारत नहीं लिखा होगा, भारत से भेजती थी, ठीक है। आदेशों को भारत से कहा? ब्रिटेन से भेजती थी। आप देखेंगे इस क्रम की अगर हम बात करें, हाँ, सभी जो गुप्त सभा काम क्या करती थी जिसे कहते हैं गुप्तचर विभाग, ठीक है। 2 मिनट आप देखेंगे तो सभी आदेशों को क्या कहती? भारत नहीं, भारत से भेजती थी। आप याद रखिएगा इसे, ठीक है। आदेशों को भारत से कहां भेजती थी? ब्रिटेन की संसद या ब्रिटेन के क्राउन में आप देखेंगे ब्रिटेन भेजती थी, याद रखिएगा, ठीक है। तो भारत कंपनी के डायरेक्टरों की एक गुप्त सभा बनाई गई जो संचालक मंडल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सभी आदेशों को क्या काम करती थी? जो है आदेशों को भारत से ब्रिटेन भेजती थी, या भारत ब्रिटेन की संसद को भेजती थी, ब्रिटेन क्राउन को भेजती थी, प्रिवी काउंसिल को भेजती थी। आप इन्हें देख सकते हैं। इस क्रम की बात करेंगे अगर हम, और अगर हम आगे बात करें तो इस क्रम की बात अगर आगे बढ़ते हुए देखेंगे तो आप इन्हें देखेंगे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा तैयार किए जाने वाले पत्र, आज्ञाएं, ठीक है, नियंत्रण बोर्ड के जो है सम्मुख रखे जाते थे। तो देख सकते हैं कि जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कार्य करता था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करता था? व्यापारिक कार्यों को काम करता था। तो आप देखेंगे अब आप कहीं ना कहीं अगर किसी के सम्मुख रखे जाएंगे तो मतलब कहीं ना कहीं हायरार्की सिस्टम में सर्वोच्चता का सिद्धांत आप देख सकते हैं इस क्रम की। तो आप देखेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा तैयार किए जाने वाले जो भी सभी पत्र थे, आज्ञाएं थी, आप देखेंगे नियंत्रण बोर्ड के सम्मुख रखने की ये व्यवस्था जो है 1784 के एक्ट के माध्यम से की गई थी। आप देखेंगे, और भारत से प्राप्त होने वाले पत्रों को भी नियंत्रण बोर्ड के सम्मुख रखना आवश्यक था, ठीक है। भारत से जो भी पत्र प्राप्त होते थे अब क्या कहते हैं? नियंत्रण बोर्ड के सम्मुख क्या काम करते थे? इन्हें भी रखना एक आवश्यक बना दिया गया। इस क्रम को भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये नियंत्रण बोर्ड के सम्मुख रखे गए। भारत से जो भी पत्र होते थे नियंत्रण बोर्ड काम करती थी, और नियंत्रण बोर्ड में हमने बताया था कौन कौन सदस्य होते थे? वित्त मंत्री होता था, ठीक है, और 4 सदस्य अन्य होते थे, और भी सदस्य होते थे। तो आप देखेंगे विदेश सचिव होता था। तो कहीं ना कहीं नियंत्रण बोर्ड था वो पूर्ण रूप से क्या था? एक शक्तिशाली निकाय के रूप में बताया गया कि 4 सदस्य प्रिवी काउंसिल क्राउन के अंतर्गत कार्य करती थी। तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं राजा के नियंत्रण में एक पूर्ण रूप से नियंत्रण लाने की व्यवस्था का कार्य किया गया था। इस रूप में आप इसे देख सकते हैं। आगे बढ़ते हुए देखते हैं इस क्रम को अगर देखें, हाँ, नियंत्रण बोर्ड आप देखेंगे क्या क्या बदलाव किए गए, आप इसे भी देख सकते हैं। तो बदलाव के संदर्भ में देखेंगे कि नियंत्रण बोर्ड जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी कहा जा सकता है, ठीक है। अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल लिख दीजिएगा इसे, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा दिए गए जो आदेश और पत्र बदलाव कर सकता था, ऐसे कि इसमें अगर कोई भी उसे लगेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, ठीक है, कि हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इन पत्रों और आज्ञाओं में क्या करेंगे? बदलाव कर सकते हैं, तो वो अपनी तरफ से इसमें कर सकते थे। ऐसी व्यवस्थाएं इन्होंने भारत में दी। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यही आप देखेंगे धीरे धीरे बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, आगे निम्न सदन, राज्यसभा, लोकसभा जिसे कहते हैं उच्च सदन, निम्न सदन, ये धीरे धीरे आपको विकास के क्रम में दिखाई पड़ेगा कि किस तरीके से विकास जो ही आदेश पत्र धीरे धीरे आप देखेंगे। 1919 का अधिनियम आता है जब आप देखेंगे तो उस अधिनियम में कहीं ना कहीं क्या है? द्विसदनीय व्यवस्था की जिसे बात करते हैं कि इसमें कौन बदलाव, हाँ, उच्च सदन पावर की बात करेंगे, पावर जैसी चीज यहाँ थी, लेकिन वहां ऐसी व्यवस्थाओं में भी आप पावर देखें। लेकिन भारत के संविधान के विकास के क्रम में जब भारत का संविधान बनता है तो अलग अलग पावर, सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत अपनाते हुए अलग अलग व्यवस्थाओं का निर्माण किया गया था। तो यही संविधान के विकास की प्रक्रिया है, आप देख सकते हैं।
तो इसे तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या काम करेगा, नियंत्रण बोर्ड जिसे कहते हैं, व्यय की जाने वाली धनराशि भारतीय आय से। अब ये कह दिया गया कि भैया जो व्यय होगा ये कौन देगा, तो कहा जो भारत से आय प्राप्त होगी तो आय से ली जाती थी, परंतु 16,000 पाउंड देखेंगे वार्षिक से अधिक व्यय होने पर यह नियम नहीं लागू होता था। अभी इसमें कुछ था कि भैया अगर इससे ज्यादा पाउंड अगर तुम निर्धारित खर्च करोगे तो फिर ये व्यवस्था इससे लागू, इसके आगे की व्यवस्था पर आप स्वयं खर्च कीजिए। ऐसी व्यवस्थाओं का निर्माण यहाँ किया गया था। आप देखेंगे पोषण संरक्षण का अधिकार बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास नहीं थे। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बाद अभी पोषण और संरक्षण का सिद्धांत ऐसा कि भाई हम आपका पोषण करेंगे। पोषण का मतलब कि कोई ऐसा विकास कार्यक्रम नहीं चला सकते थे। संरक्षण का मतलब है किसी को अपने अंदर संरक्षित नहीं कर सकते थे। अगर ऐसा कोई कार्य गतिविधियों में पाया गया तो उन्हें संरक्षण का सिद्धांत नहीं दिया गया कि इनके संरक्षण में हम काम करेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे कि अर्थात कंपनी के अंतर्गत ये किसी भी व्यक्ति को नियुक्त तो कर सकता था। ठीक है, कंपनी के अंतर्गत ये नियुक्त कर सकता था, किसी भी कंपनी के अंतर्गत आप देखेंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल, लेकिन ब्रिटेन के सम्राट को अधिकार था वो किसी भी सदस्य को वापस भी बुला सके, उसे अबदस्त कर सके। ऐसे भी प्रावधान किए गए थे। आप देख सकते हैं। इस क्रम में आगे बढ़ते हैं, फटाफट देखते हैं कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की बात करेंगे तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल में देखेंगे और इस व्यवस्थाओं में तो चेयरमैन स्वयं राज्य होता था। जो आपसे बताया कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का सदस्य है, ठीक है, राज्य मंत्री का दर्जा आपसे देखेंगे तो चेयरमैन, जो इसका चेयरमैन था वो कौन था, राज्य मंत्री होता था या स्वयं राज्य मंत्री होता था। आप देखेंगे या जो भी व्यक्ति उस पर बैठता था उसे स्वयं राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त हो जाता था। ये भी आप देख सकते हैं इस क्रम में। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात करेंगे तो को यह अधिकार मिल गया था कि सम्राट की स्वीकृति से वो क्या करेंगे, गवर्नर जनरल के माध्यम से क्या करेंगे, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद की नियुक्त कर सकें। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को यह अधिकार मिल गया कि जो गवर्नर जनरल उसकी परिषद की नियुक्त करने का अधिकार भी दे गया। आप ये क्वेश्चन आपसे पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा, इसे यूपीपीसीएस हो या किसी, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या बोर्ड ऑफ कहेंगे कोई अधिकार दे दिया गया कि वह सम्राट की स्वीकृति से क्या करेंगे, गवर्नर जनरल जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का प्रमुख आप देखेंगे उसकी परिषद को नियुक्त कर सके। ऐसे अधिकार 1784 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को प्रदान किए गए थे। और देखेंगे कि बंबई और मद्रास के गवर्नर पूर्ण रूप से गवर्नर जनरल के अधीन कर दिए गए। अब ऐसी व्यवस्था आई कि अब ये पूर्ण रूप से, पहले क्या था उनके अधीन किए गए थे, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पूर्ण रूप से कब अधीन कर दिए गए तो आप कहेंगे 1784 के अधिनियम के द्वारा। और देखेंगे बम्बई जो मद्रास और बंबई के गवर्नरों की सहायता हेतु भी 3 सदस्यीय परिषद का अब एक गठन कर दिया गया। इनको बंगाल के गवर्नर जनरल के पूर्ण रूप से अधीन कर दिया गया 1784 में पहली बार, पहले 73 में अधीन कर दिया गया। कुछ स्वतंत्रताएं थी लेकिन अब पूर्ण रूप से अधीन कर दिया गया। और कहा कि नहीं, हम आपको फिर भी कुछ वरीयता देते हुए उन्होंने कहा इन गवर्नरों की सहायता के लिए अब 3 सदस्यीय परिषद का एक अलग से गठन कर दिया जाए। ऐसी भी व्यवस्था 1784 के एक्ट में आपको दिखाई पड़ेगी। आप देखेंगे इस क्रम की अगर आगे बात करें तो आगे बढ़ते हैं, देखेंगे कि वारेन हेस्टिंग्स जो है तत्कालीन वहां के गवर्नर जनरल ने इस एक्ट का यहाँ क्या कर दिया था, विरोध कर दिया था। क्योंकि अब धीरे धीरे क्या था, वारेन हेस्टिंग्स की शक्तियों में भी धीरे धीरे कटौती आपको लगेगा, गवर्नर जनरल में भी। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अधिकारों की बात हो रही थी, आप देखेंगे तो इसका जो है विरोध किया। और 1785 में इन्होंने क्या था, गवर्नर जनरल की पद से इस्तीफा दिया और वापस इंग्लैंड चले गए। ऐसा आपसे कभी पूछा जाए स्टेटमेंट में तो आप बताइएगा, इस क्रम की बात होगी। अब ये जब वापस गए तो वहां एक बर्ग थे, बर्ग वहां के ब्रिटिश के संसद सदस्य थे। आप देखेंगे तो एक नामक मंत्री ने उस पर एक महाभियोग लगा दिया। क्या लगा दिया, भ्रष्टाचार और महाभियोग। आप देखेंगे, आपने एक नाम सुना होगा एडमंड बर्ग, वही बर्ग आप देख सकते हैं इसमें। तो बर्ग महोदय थे जो वहां के एक मंत्री थे। इन्होंने वारेन हेस्टिंग्स पर क्या लगाया, भारत पर रहने के दौरान कंपनी में अनियमित रूप से की गई गतिविधियां या भारत के उन्होंने किए गए भ्रष्टाचार के संदर्भ में एक महाभियोग की प्रक्रिया या
भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर उन पर मुकदमा चलाया। ये क्वेश्चन ऐसे आपसे पीटी में पूछे जा चुके हैं, इसीलिए मुझे एक क्वेश्चन आपके सामने ऐसे पीपीटी में भी आपको दिखाएं कि आपको लगे तो इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। बाद में 12 सेशंगर्स को बरी कर दिया जाता, आप सभी को पता है कि ये लचलाया गया, लेकिन वहां के थोड़े कुछ समय बाद 12 सेशंगर्स बरी भी कर दिए जाते हैं और फिर इस एक्ट के अनुसार बरी करने के बाद उन्हें वहां पुरस्कार और सम्मान भी दिया जाता है। याद रखें, अगर इस हिस्ट्री के क्रम की बात करेंगे तो आप फिर इसकी हिस्ट्री बदल जाए। अभी हम इसके संवैधानिक विकास के क्रम की से बात कर रहे हैं, तो हम सिर्फ उन पॉइंटों की बात करेंगे हिस्ट्री के जो भारत के संवैधानिक विकास के क्रम का हिस्सा है। तो आप देखेंगे इस क्रम की बात करेंगे। इस एक्ट के अनुसार गवर्नर जनरल किसी भी संधि को करने के लिए कंपनी के डायरेक्टरों की अब स्वीकृति लेगा। इसीलिए यही व्यवस्था का उन्होंने इसलिए विरोध कर दिया था कि अब क्या होगा, गवर्नर किसी भी संधि को करने से पहले कंपनी की डायरेक्टर से अब स्वीकृति लेगा। उन्हें लगेगा कि यार ये तो हमें स्वीकृति लेनी पड़ेगी, बहुमत का निर्णय पहले से ही था, अब स्वीकृति की भी आवश्यकता है। तो कहीं ना कहीं क्या है, उसकी व्यक्तिगत इच्छाओं पर, व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं पर आप देखेंगे कहीं ना कहीं एक नियंत्रण का कार्य बैठा दिया गया। व्यक्ति का नहीं, पद पर, जो व्यक्ति उस पद पे बैठेगा वो व्यक्ति इससे रेगुलेट होगा। तो आप देखेंगे इस क्रम की बात होगी तो अब डायरेक्टरों की स्वीकृति लेगा। इस क्रम की अगर हम आगे बात करें तो देख सकते हैं कि इस एक्ट के आगे अगर प्रावधानों की बात करेंगे, अब इस एक्ट में यह भी साफ कर दिया गया, क्या किया कि भारतीय राज्यों को जीतना, उनकी साम्राज्यवादी नीतियां बनाना ब्रिटिश सरकार के लिए अशोभनीय है। ऐसा पहली बार जो है 1784 के एक्ट के माध्यम से ये बात कही गई कि ऐसा कार्य, इसलिए क्वेश्चन पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे कभी पूछा जाएगा। अतः राज्य क्षेत्र को बढ़ाने वाली जो नीति अब जो है नीति ना अपनाई जाए, ठीक है। ऐसी 1784 में उन्होंने ऐसी इस रेगुलेटिंग एक्ट करके पास करके भारत आया, जिसमें कहा कि आप साम्राज्यवादी नीतियों का बढ़ावा नहीं करेंगे, ठीक है। इस एक्ट में आप देखेंगे क्यों नहीं करेंगे, ये सारे हिस्सा इतिहास के क्रम की बात देख सकते हैं। क्यों नहीं करेंगे, कारण ये था कहीं ना कहीं क्या था, ब्रिटेन पूरी तरीके से अभी इनको अपने अंदर में नहीं ले पा रही थी। धीरे धीरे उन्होंने क्या था, अगर इन्हें रोकेंगे तो इस तरीके से क्या, इनके साम्राज्य विस्तार को पहले रोकेंगे, धीरे धीरे जो एरियाज है इसको पूर्ण रूप से अपने हाथों में लेकर फिर धीरे धीरे इस कार्य को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम था। आप ये भी देख सकते हैं, अगर देखेंगे तो अशोभनीय और अंततः क्षेत्र को बढ़ाने वाली नीति ना अपनाया जाए, मतलब साम्राज्यवादी नीति को अब इस अधिनियम के द्वारा रोकने के प्रावधान किए गए थे। ऐसा आपसे पीटी में पूछा जाए तो 1784 के अधिनियम में ऐसी व्यवस्था भी की गई थी, जिसे कहते हैं क्या, 1858 के अधिनियम में भी ऐसी बात की गई, इससे पहले के भी अधिनियमों में बात की गई। तो इसमें आप देखेंगे इस एक्ट में कंपनी के कर्मचारियों को, आप देखेंगे इस क्रम को कर दिया गया क्या, देशी सरकारों के साथ धन के लेन देन को गलत व अपमानजनक बताया गया, जिसे कहा जाता था गिफ्ट प्रक्रिया, ठीक है। उन्होंने कहा कि हम तो गिफ्ट लेते हैं, तो यही कहा गया कि अगर शासकों के साथ साथ धन लेने देने गलत को अपमान, कि आप कंपनी का कोई कर्मचारी है, यहाँ की राजतंत्री या देसी शासकों से आप धन का लेन देन करते हैं, क्योंकि भारत में जो कंपनी आए थे कर्मचारी बनकर यहाँ के, इन्होंने कंपनी के कार्यों के साथ साथ व्यक्तिगत व्यापार भी किए थे। आप देखेंगे इसीलिए बहुत सारे व्यापारी या बहुत सारे गवर्नर आप शुरुआत में देखेंगे भारत से, कंपनी से तो धन प्राप्त किए ही थे, जो यहाँ के कंपनी के लिए कार्य किए, उन्होंने व्यक्तिगत भी व्यापार इतने किए थे कि यहाँ से वो शायद उनकी 10 पीढ़ियां अभी भी खा रही होंगी, आप देख सकते हैं इस क्रम में। तो इस एक्ट के में आप देखेंगे कंपनी के कर्मचारियों को देशी शासकों के साथ साथ धन लेन देन पर जो है अपमानजनक और गलत बताया गया कि आप ऐसा करेंगे तो ये जो है गलत होगा, और कार्यों को लिप्त कर्मचारियों पर कठोर कानून बनाने पर बल दिया गया, ठीक है। इस पे कहा गया कि अगर आप ऐसा पाए गए तो ये अशोभनीय है, अनैतिक है, हम आप पर कानूनी कार्रवाई करने के प्रावधान के तहत कानून बनाएंगे। तो ऐसे बल दे दिया गया। आप देखेंगे इस क्रम की बात करेंगे और आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे इस क्रम को कि
भारत में क्या हुआ, अंग्रेज अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के लिए इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना कर दी। किसके लिए? अंग्रेज अधिकारियों के लिए, जो कर्मचारी ही अंग्रेज अधिकारी कह सकते हैं कि अगर आपने ऐसा कोई कार्य किया तो हम इंग्लैंड में आपके लिए एक ऐसी कोर्ट की स्थापना कर रहे हैं, इसमें आपके तहत मुकदमा जारी होगा, कानूनी प्रक्रिया के तहत आप पर कार्रवाई होगी। क्योंकि ऐसा हो रहा था, क्यों? क्योंकि भैया वो कंपनी को जितना राजस्व दिए थे उससे तो कई 10 गुना कह सकते हैं, 10 गुना वो स्वयं व्यक्तिगत लाभ लेकर, अंग्रेज जो है भारत कंपनी के कर्मचारी व्यक्तिगत लाभ लेकर ब्रिटेन को जा रहे थे। ऐसी प्रक्रिया ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश क्राउन तक पहुंची तो उन्होंने इस पर एक कानून बनाया। तो इस क्रम को देखेंगे और इसमें फिर इस 1786 1784 के एक्ट में भी 1786 के दौर में आए तो कुछ संशोधन किए गए। पहला आप देखेंगे क्या किया गया, गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति की शक्तियां देनी गई। अब गवर्नर जनरल को क्या है, सेनापति की शक्तियां इसमें हस्तांतरित कर दी गई। ठीक है, अब गवर्नर जनरल के कुछ पावर में क्या है, और बढ़ोतरी हो गई। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, याद रखिएगा, विशेष परिस्थितियों में गवर्नर जनरल अपने सहायक मंडल के निर्देशों को रद्द कर सकता है, मतलब वीटो पावर की व्यवस्था की गई। आप देखेंगे कहीं ना कहीं, तो ये भी एक आपसे इसे देख सकते हैं कि किस तरीके से इसमें वीटो पावर की व्यवस्था होती है। तो विशेष परिस्थितियों में गवर्नर जनरल को अपने सहायक मंडल के निर्देशों को रद्द करने का अधिकार भी इन्हें प्राप्त होता है। इस क्रम में भी अगर आप इन्हें देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप इसे देखेंगे, कहीं ना कहीं गवर्नर जनरल की क्या किया गया, अब पावर्स में बढ़ोतरी हो गई क्योंकि वीटो पावर जैसे अधिकार मिल गए। ठीक है, मुख्य सेनापति की शक्तियां हस्तांतरित हो गई। तो जाहिर सी बात है अगर किसी व्यक्ति के पद पर जो बैठा है उसमें और शक्तियां हस्तांतरित हो जाएं तो क्या होगा, उसके अधिकार क्षेत्र में बढ़ोतरी हो जाएगी। अधिकार क्योंकि सेनापति के कार्यों को करने के लिए उत्तरदायी हो गया। आप इसे देख सकते हैं। तो इस क्रम की अगर बात करेंगे तो क्या है, रद्द कर सकता था, इस क्रम की बात होगी। अब इस एक्ट में साफ कर दिया गया हाँ, अब आप आगे देख सकते हैं, इन्हीं सब कार्यों को धीरे देखते देखते फिर दोहराता है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में भी क्या रह गई, कुछ कमियां रह गईं। और कमियां कैसी रह गईं कि जिसके द्वारा इन्हें दूर करने के लिए फिर से ब्रिटिश संसद को क्या लाना पड़ा, एक एक्ट लाना पड़ा जिसे 1793 का चार्टर एक्ट जानते हैं। इस क्रम को देखेंगे 1793 में 1784 की कमियों को दूर करने के लिए फिर से कहीं ना कहीं आप देखेंगे 10 साल के बाद एक नया अधिनियम भारत में आता है ब्रिटिश संसद की तरफ से। इस क्रम की बात करेंगे तो आप देखेंगे इस क्रम में ये चार्टर एक्ट है, अधिनियम, आप इसे देख सकते हैं। इस क्रम की अगर बात करेंगे, इसको हम अगले वीडियो में मिलेंगे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज अपने कमेंट, अपने रिव्यू हमें भेजते रहें। सो थैंक यू, बाय बाय।